ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी। एडीआर ने जो अपनी याचिका में मांग की थी उसको लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता ने इस मामले की सुनवाई करके यह मामला रिजर्व कर लिया है। बहुत जल्दी इसके बारे में फैसला आएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसी समय एक बड़ी घटना हुई, लेकिन उसकी भी लीपापोती हो गई। घटना ये थी कि केरल के कासरगोड में मॉक पोल हो रहा था। कल वहाँ प्रथम चरण का मतदान था। वहाँ की 5 मशीनों में से 4 मशीनों में बटन दब रही थी किसी और की, और पर्ची निकल रही थी भाजपा की। इसकी शिकायत हुई और इसकी बड़ा एक सनसनी मच गई थी पूरे देश भर में कि जिस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसी की सुनवाई के दौरान मॉक पोल के दौरान 4 मशीनों में इस तरीके की गड़बड़ी पाई गई। इस गड़बड़ी को सबसे पहले उजागर किया मनोरमा अखबार ने, जो केरल का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है और जो जिसकी प्रतिष्ठा इतनी है कि जिसके बारे में लोग पूरे देश में और पूरी दुनिया में चर्चा करते हैं। उसने ये खबर दी कि मॉक पोल के दौरान ये गड़बड़ी पाई गई। प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुनवाई के दौरान यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के जो वकील थे मनिंदर सिंह जी, उनसे इसकी जांच रिपोर्ट मंगाने के लिए कहा। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही उनको आदेश किया गया उसके कुछ ही समय के बाद चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई और सुनवाई भी पूरी हो गई, फैसला भी सुरक्षित हो गया। बहरहाल आज एडीआर ने जो अपनी याचिका लगाई थी उसने केवल 2 मुख्य मांगें की हैं कि जो मतदाता अपना मतदान कर रहा है उसका वोट सही तरीके से पर्ची में प्रिंट हुआ है या नहीं, यह देखने का उसे अधिकार हो। तो उसके लिए उन्होंने 2 सुझाव दिए। एक सुझाव ये था कि मतदाता के हाथ में पर्ची देने की व्यवस्था कर दी जाए और वही फिर अपने बैलेट बॉक्स में डाल दे। तो इससे मतदाताओं को ये विश्वास हो जाएगा कि उसने जिसे वोट दिया है वो वोट उसने बैलेट बॉक्स में डाल दिया है, अब उसी की गिनती होगी। तो एक ये था। और यदि ये संभव नहीं भी हो तो जो कांच काला कर दिया गया है उसको पुनः जैसा पहले था तो उसे पारदर्शी कांच रखा जाए, 14 सेकंड तक वो लाइट भी जले और मतदाता जिसको वोट दिया है यदि उसी को वोट प्रिंट हुआ है और कट के बैलेट बॉक्स में चला गया है तो उसे पर्याप्त अवसर देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये मांग एक मुख्य रूप से थी। दूसरी मांग ये थी कि 100% मतदाता पर्चियों को गिना जाना चाहिए, क्योंकि मतदाता पर्ची यदि गिनी जाएंगी तो जो अविश्वास फैल गया है वो अविश्वास दूर होगा और ये काम भी आसानी से 4 से 8 घंटे के अंदर हो सकता है। ऐसी वकीलों ने मांग करी थी, एडीआर के वकील भी और जो भी लोग थे। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जो हजारों 5-5 साल से शिकायतें पेंडिंग हैं। गुजरात का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब 1 घंटे में वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 50,000 से ज़्यादा लोगों ने मतदान कर दिया था, जो संभव ही नहीं था। उसकी शिकायत की गई, उस पर कोई जांच आज तक नहीं हुई। ऐसे बहुत सारी बातों को याचिकाकर्ताओं ने रखने की कोशिश की। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कुछ नहीं सुना, और सारा समय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे लगा दिया कि चुनाव आयोग कैसे ईवीएम की मशीन होती, कैसे काम करता है, कैसे सुरक्षा होती है। उन्होंने खुद अपने प्रश्न और उत्तर चुनाव आयोग से किए और कुछ ऐसी बातें कहीं जो एक जज यदि वो कर रहा है तो उसे लगता है कि वो चुनाव आयोग के संरक्षण में ही कोई ना कोई बात कर रहा है। तो इसको लेके याचिकाकर्ता जो थे, सुनवाई तो पूरी हो गई लेकिन उनके हाथ में अभी भी निराशा है। ये जो बेंच है संजीव खन्ना साहब की,
ये हमेशा से सरकार के पक्ष में ही फैसला देती हुई आई है। यह धारणा लोगों की बन गई है। अभी भी कल से प्रथम चरण का मतदान शुरू होना है। फैसला करने के बजाय एक बार फिर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और यह फैसला कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आ जाएगा, एक हफ्ते में आएगा या 15 दिन में आएगा। तो इसमें भी समय किल होगा और लोगों को चुनाव आयोग के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐन समय पे की गई है और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने पहले जो निर्णय दिया था कि 3 लोग नियुक्ति करें, उसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और नेता विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अब उसका कानून नया बना दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। और इसमें भी विवाद बना हुआ है। जो नेता प्रतिपक्ष थे अधीर रंजन चौधरी साहब, उनका कहना था कि मुझे कुछ घंटे पहले इतने सारे नाम दे दिए गए कि उनको हमें देखना और उनके बारे में जानने के लिए भी समय नहीं मिला, और हमें तो बता दिया गया कि ये नाम फाइनल हो गए और कर दिया गया। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो संशय मन में बना हुआ था वो लोगों को बड़ा हैरान और परेशान कर रहा है। और ख़ास तौर से आज जिस तरीके से केरल में मॉक पोल के दौरान ये जो गड़बड़ी सामने आई, तो चुनाव आयोग के ऊपर यही आरोप तो लग रहे हैं कि चुनाव आयोग उन सारी गड़बड़ियों पर आंख मूंछ लेता है जो उसके काम में या जो उसको निशाने पे लेते हैं। तो जैसे आज 4 मॉक पोल की मशीनों में जब ये गड़बड़ी पाई गई थी तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच अपने स्तर पे करा लेनी चाहिए थी, तुरंत कराते। सुप्रीम कोर्ट के पास भी सारे माध्यम थे, लेकिन उन्होंने इसका भी ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर दे दिया कि आप ही जांच करके रिपोर्ट दे दो, और उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो या तो मनोरमा ने, जो वहाँ की सबसे बड़ी समाचार पत्र है, सबसे प्रभावी समाचार पत्र है, जो सैकड़ों सालों के इतिहास को प्रकाशित कर रहा है, पूरी दुनिया में उसकी एक साख है, उसकी खबर को भी चुनाव आयोग ने झुठला दिया। तो समर्थकों ने दोष घुसाई और जिसको जो मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना तो नहीं मानेगा। तो आज जिस जल्दबाजी में इसकी सुनवाई हुई, याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। यह याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना है कि हम जिस मामले की पूरी तैयारी तथ्यों के साथ करके ले गए थे, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो 5 राज्यों में गड़बड़ियाँ हुई थी उनको भी हम लेके गए थे। इन सब मामले में सुप्रीम कोर्ट में हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। ये परिसर में वकील बात कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है, 2 जजों की बेंच है और वहाँ पर सुनवाई पूरी हो गई। अब फैसले का इंतज़ार है। ये फैसला क्या होगा, इसको लेकर फैसला तो अभी आया नहीं है, लेकिन आशंकाएं तरह तरह की व्यक्त की जाने लगी हैं कि हमेशा की तरह तारीख पर तारीख देखकर और कुछ समय और टाला जाएगा, और जैसे ही चुनाव दूसरे या तीसरे चरण में संपन्न हो जाएगा फिर ये कहा जाएगा कि अब इसको बाद में देखेंगे। तो जिस कारण से याचिका दायर की गई थी और जो मतदाताओं की सबसे बड़ी उद्वेलना है, राजनीतिक दलों की है, सुप्रीम कोर्ट के खुद के हजारों वकीलों ने कई लंबे समय तक इसमें प्रदर्शन किया और जो मांग करी है, यदि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, इससे न्यायपालिका के ऊपर जो विश्वास आदमी का था वो लड़खड़ाता है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो शुरू हो गई है, और यदि इसमें कोई अच्छा निर्णय नहीं आया जिसमें मतदाताओं को ये विश्वास हो कि हमने जिसे वोट दिया है उसे वोट मिला है और वही को वोट गिना गया है, यदि ऐसी फैसला आ गया तो मतदाताओं को अपनी चुनाव प्रक्रिया पर और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक मजबूती के साथ स्वभाव होगा। और यदि निर्णय ऐसा आया कि वो चुनाव आयोग के पक्ष में रहा या इस मामले को फिर से टाल दिया गया, तो फिर इस चुनाव को लेकर क्या होगा कहा नहीं जा सकता है।
चुनाव को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है और 400 पार का नारा सरकार ने लगाया हुआ है कि इस बार भाजपा 400 के पार आएगी और हम संविधान को बदलेंगे, तो ये यदि ईवीएम और चुनाव आयोग पर ये विश्वास नहीं रहेगा और यदि 400 पार या 400 के आसपास सरकार भाजपा इतनी सीटें जीत लेती हैं, तो इसको लेकर देश में ईवीएम को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और ये जीत की तरह नहीं मानी जाएगी। भारत में हो रहा हो ऐसा अकेला नहीं है, यही हाल अभी रूस में चुनाव हुए हैं, पुतिन ने भी ऐसी चुनाव जीता है, बांग्लादेश में भी ऐसी चुनाव जीता है, और यदि ऐसा ही चुनाव भारत में होगा और ऐसे परिणाम आएंगे तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मेरे ख्याल है सबसे चिंताजनक स्थिति है। भारत का लोकतंत्र हमेशा बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा है, सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ और लिखित संविधान की तारीफ पूरा दुनिया करती है। इतना अच्छा लिखा हुआ संविधान किसी अन्य देश में नहीं है। या तो परंपराओं के आधार पर संविधान चल रहे हैं या जो लिखित संविधान है वो उतने संपूर्णता के साथ नहीं है जो भारत का संविधान है। 75 साल की आज़ादी में न्यायपालिका ने बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं, सरकारों पर अंकुश लगाया है, और ये पहली बार नहीं हुआ कि सरकार इस तरीके से जब उनके पक्ष में फैसले नहीं होते हैं तो वो नए कानून बना के संविधान में संशोधन करके और अपने तरीके से अपनी सत्ता चलाना चाहती हैं। लेकिन हमेशा न्यायपालिका ने जिस तरह से हाथी के ऊपर एक महावत बैठता है और वो अंकुश से हाथी को नियंत्रित करता है, ये अंकुश लगाने का काम हमेशा हमारी भारतीय न्यायपालिका ने बिना किसी डर और भय के किया है। न्यायपालिका के लोगों के ऊपर आज भी भारत के लोगों को विश्वास है, और यदि चुनाव आयोग के जो कार्रवाई की जा रही है, अभी हाल ही में जैसे रणजीत सिंह सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर कोई बात कही तो उनके ऊपर तो चुनाव में प्रचार करने में प्रतिबंध 48 घंटे का लगा दिया गया। लेकिन ऐसी ही शिकायतें जब भाजपा के नेताओं के बारे में या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के बारे में की जाती हैं, उसके बारे में चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। तो जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यदि वह अपना विश्वास नहीं बनाए रखेगी तो उसका विश्वास बनाए रखने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। न्यायपालिका की आड़ लेकर यदि कुछ समय के लिए शासन की व्यवस्था चल भी जाए, लेकिन ये आगे चल के लंबे समय तक नहीं चलेगी। लोगों की अपनी समस्याएं हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की जनता हजारों साल की गुलामी से मुक्त होकर इन 75 सालों में स्वतंत्रता से रहना सीखी है। लोग अपनी अभिव्यक्ति करने लगे। छोटा से छोटा आदमी भी अपनी बात कहने में अब डरता नहीं है, जो पहले 1947 के पहले संभव नहीं था। अब 75 साल बाद यदि आप हमें फिर से हजारों वर्ष पुरानी स्थितियों में ले जाओगे तो इससे केवल विद्रोह और बगावत का ही जन्म होता है। ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए, न्यायपालिका को भी समझनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं को भी समझनी चाहिए कि भारतीय संविधान ने किसी एक को अधिकार संपन्न नहीं बनाया है। यदि विधायिका को कानून बनाने की शक्तियाँ दी हैं तो उन कानूनों का पालन कराने की शक्तियाँ कार्यपालिका को दी हैं, और इन दोनों पर अंकुश लगाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी है। और न्यायपालिका यदि अपने दायित्व और अपने काम में यदि लापरवाही बरतती है या किसी दबाव में आती है या किसी लोभ के कारण वो न्याय नहीं करती है, तो ये भारतीय न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं होगा और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लोग 75 सालों में रहना सीख गए हैं और जिस रूप में वो रहे हैं अब आगे भी वो ऐसी तरह से देखेंगे। तो 75 साल का एक इतिहास जैसा भी रहा हो, लेकिन स्वतंत्रता का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। भारत में हर नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार रहा है।
उसी अभिव्यक्ति को अब रोका जा रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि यूट्यूब जैसे चैनल भी अब सेंसरशिप करने के अधिकारी हो गए हैं। सरकार उन्हें गुप्त रूप से बोलती है कि जो सरकार के खिलाफ यदि कोई सोशल मीडिया में या कोई वीडियो यूट्यूब में लोड किए गए हैं तो आप उन्हें हटा दो, उन्हें धीमा कर दो, या जिस तरीके से जो सरकारें का हमेशा सोचती रही हैं, करती रही हैं, वही यूट्यूब जैसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सारे देशों में उसका कारोबार है, लेकिन भारत में आकर उसे भी सेंसरशिप जैसे कदमों को उठाना पड़ता है कि सरकार मौखिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो आदेश देती है वो यूट्यूब जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी मानना पड़ रहा है। ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए सबसे घातक है। भले आज इसका कुछ लाभ भाजपा के पक्ष में या सरकार के पक्ष में जाता हो, लेकिन जो व्यवस्थाएं बन जाती हैं वही आगे चल के जो दूसरा आएगा वो भी उनका उपयोग करेगा। तो जिस तरीके से आज के शासक बोलते हैं कि कांग्रेस के शासन में 356 का दुरुपयोग हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा के सरकारें गिरा दी जाती थीं, वही आरोप अब वर्तमान सरकार के ऊपर ईडी और दूसरी तरीके से अब लगते हैं। जैसा आपातकाल इंदिरा गांधी ने उस समय लगाया था, उसी आपातकाल की बात आज लोग कर रहे हैं। कल आपकी बात भी होगी, कल न्यायपालिका की बात भी होगी। तो इसमें सभी को समझना चाहिए, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबके अपने कर्तव्य हैं, और न्यायपालिका विशेष रूप से उसे जो अंकुश दोनों पे, विधायिका पे और कार्यपालिका पे, कि यदि कोई गलत कानून ऐसा बनेगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा या लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाएगा, तो इसका अधिकार ना तो सरकार को दिया गया है और ना कार्यपालिका को दिया गया है। और 75 सालों में न्यायपालिका ने बहुत अच्छा अंकुश लगा के रखा था, लेकिन हो सकता है सरकार के दबाव में या जो भी परिस्थितियां हों, अभी न्यायपालिका कमज़ोर दिखती है। न्यायपालिका को फिर से अपनी ताकत को समझना चाहिए और सत्य को सत्य कहने की आशा न्यायपालिका से की जा सकती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बात के लिए ही संविधान ने सारे अधिकार दे रखे हैं और इतने व्यापक अधिकार दे रखे हैं कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। धन्यवाद।